जरूरत नहीं कि अगले 2 दिन आपको क्या करना चाहिए। अगले 2 दिन आप मतलब शॉर्ट नोट्स ही पढ़ सकते हो। आज चाहो तो कुछ पढ़ सकते हो, बट कल के लिए मेरा निवेदन है कि आप लोग ना कुछ ऐसा काम बिल्कुल ना स्टार्ट करना जो कल ही खत्म ना हो जाए। और कल शाम को 6 बजे तक प्रिसाइसली आपको सारा काम खत्म कर देना चाहिए। और 6 बजे के बाद कुछ ऐसा काम करो जो आपको इस दुनिया से बाहर निकाले। जैसे बोलते हैं, कट ऑफ कर लो अपने आप को। हम इंडियन हैं, हमें पता है कि मोबाइल में बहुत सारी समस्या होती हैं, और बहुत सारी समस्याओं का एक ही फेवरेट सोल्यूशन है, उसको स्विच ऑफ करके स्विच ऑन कर लो, मैक्सिमम समस्या सॉल्व हो जाती है। ये स्विच ऑफ करके स्विच ऑन करने से इलेक्ट्रॉनिकली क्या फायदा होता है मुझे नहीं पता, बट अपने को प्रैक्टिकली फायदा होता है। इवन मेरी माँ भी बोलती है बंद करके चालू कर ले, ठीक हो जाएगा। तो उसके पीछे का जो भी साइंस हो, लाइफ में बंद करके चालू करने के लिए आपको बंद करना पड़ेगा। तो अगर आप शाम को 6 बजे के बाद बहुत घनघोर पढ़ाई में लीन रहेंगे, तो वो आपको एग्जाम सेंटर में ले जाने से पहले ही पहुंचा देगा। आप घनघोर प्रोक्रेस्टिनेशन के शिकार बन सकते हैं। तो उससे बचने का बहुत ही अच्छा तरीका है कि 6 बजे के बाद दुनिया कुछ भी करे, हम पढ़ाई तो नहीं करेंगे। लाइफ में पहली बार ही ये बोल रहा हूं मैं, नॉर्मली ऐसा कम ही बोलना होता है। पढ़ाई नहीं करना है आपको, और सुबह उठ करके तो बिल्कुल नहीं करना है। सुबह उठ करके देखो, एक ग्रैंड वॉक होना चाहिए। मतलब तुम्हारे पेरेंट्स को तुम्हारी ये अदाएं, तुम्हारी ये जेस्चर पूरी जिंदगी भर याद रखने वाले हैं। तो तुम इसे ग्रैंड बनाओ, ताकि जब तुम बड़े हो जाओगे, तुम्हारे बच्चे होंगे ना, सीरियसली तब भी तुम्हारे पेरेंट्स उनको एक्सप्लेन करेंगे कि तेरा पप्पा मम्मी ऐसा ऐसा एग्जाम सेंटर के टाइम पे जाते समय ऐसा। इवन मैं बोलूँ ना, तुम 10 साल बाद जब किसी को बता रहे होगे ना कि मैं एग्जाम्स के दिन क्या किया था, एक दिन पहले क्या किया था, लोग बहुत ध्यान से बहुत बारीकी से आपकी बात सुनेंगे। ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट जेस्चर है। इससे भी ज्यादा जरूरी है आपको ये भरोसा करना कि इस पूरे 2 साल की जर्नी में गिरना बहुत जरूरी था, लेकिन सिर्फ वही याद रख लेना बहुत बड़ी गलती होगी। मतलब ये सही है कि गिरे हैं, लेकिन जितनी बार गिरे हैं उतनी बार उसे डबल एनर्जी से खड़े भी हुए हैं। तो इसके दो एस्पेक्ट हो सकते हैं। कुछ लोग इसे ऐसे समझेंगे, जो मुझे नहीं आया था उसी में से जेई पूछेगा। ये वो हो गए जो गिरने के बाद खड़े तो हुए, लेकिन याद उन्हें गिरना ही था। वो कितनी एनर्जी से कितने एफर्ट के साथ वापसी किए वो उनको भूल गया। अगर आपको ये याद हो जाए आज कि तुमने पूरे 2 साल में इतने सारे क्वेश्चन सॉल्व किए हैं करेक्टली ऑन योर ओन, कि जेई उसमें कम से कम 2000 पेपर बना सकता है, और ये सच है, तो तुम्हारा कॉन्फिडेंस लेवल अलग होगा। देखो, ये सही है कि जो लोग सक्सेसफुल होते हैं वो कॉन्फिडेंट होते हैं, ये बिल्कुल सही है। लेकिन ये भी सही है कि जो कॉन्फिडेंट होगा ना, सक्सेस उन तक पक्का आएगा, गारंटीड आएगा। तो अगर आप ये डायरेक्शन में, इसमें क्या होता है ना, लोग मानने के लिए तैयार नहीं होते। जैसे मैं भी बोल रहा हूँ ना, तो बहुत लोगों को लग रहा है अरे ऐसे बोल रहे हैं बोलने के लिए, परसों एग्जाम है, मोटिवेट के लिए कुछ तो बोलेंगे। इट्स नॉट अबाउट दैट। जैसे इमेजिन करो, अगर इंडिया और पाकिस्तान का मैच है, और मैच रेफरी पाकिस्तानी है, कोई ऐसा डिसीजन लेना है जहां पर अ, मतलब एकदम थिन लाइन पर है, तो वो पाकिस्तानी अंपायर किसके फेवर में लेगा? वो पाकिस्तान के फेवर में लेगा। नहीं लेगा तो वहां की पब्लिक उसको धोएगी। अगर इंडिया का अंपायर होगा तो ऑब्वियसली इंडिया के फेवर में होगा। वो एक एक अंपायर का क्या नाम था जो सचिन के अगेंस्ट बहुत बात करता था, वो बहुत पुराना, तुम लोग शायद नहीं जानते होगे। जो गलत डिसीजन हमेशा देता था। हमेशा गलत डिसीजन देता था। हमेशा हाँ, नहीं, और मतलब मैक्सिमम टाइम। शायद वेस्ट इंडीज वगैरह का था। हाँ 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 हाँ, कुछ। तो अब उसका तो खैर हमारा कंट्री से कोई लेन देन नहीं था, बट पता नहीं क्या इंटरेस्ट था उसको, और सचिन से ही इंटरेस्ट था। तो आप ऐसा समझो, जो तुम्हारे साथ गलत हुआ उसको
थोड़ी देर के लिए समझने के लिए पाकिस्तान मान लो, मतलब मैं पाकिस्तान के व्यक्तिगत विरोध में बिल्कुल नहीं हूँ, बहुत सुंदर कंट्री होगी और वहां के लोग भी अच्छे होंगे, बट थोड़ी देर के लिए समझने के लिए, और जो अच्छा होता है उसे इंडिया मान लो। अब अब आप ऐसे समझो, आप इस समय अगर खड़े होकर के ये बोलो कि साहब जो नहीं आया था वही एग्जाम में आएगा, और आप इसी के आवेश में बह जाओ, तो ये फैसला तो वहां के रेफरी ने लिया, इंडिया को तो मौका ही नहीं मिला। तो इसीलिए जरूरत है आपको किसी बाहरी की, थर्ड एम्पायर की, जो ये बता सके कि उस एम्पायर का डिसीजन सही है गलत है। अगर आप गलत वाले बंदे से ही गलत डिसीजन पूछोगे तो वो तो उसके साथ ही खड़ा होगा ना। इसीलिए इस टाइम पे व्हेन आई एम सेइंग दैट, आई एम नॉट सेइंग जस्ट फॉर सेइंग, आई एम टेलिंग यू दिस, आई एम कॉन्फिडेंट कि इतने 10,000 से ज्यादा क्वेश्चन आप लोगों ने सॉल्व किए पूरे 2 साल में, और पेपर 90 क्वेश्चंस का होता है। 40% हर साल आसान क्वेश्चन आता है, सारे क्वेश्चन टफ नहीं होते, 40% ट्रिकी होता है। आराम से कोई बंदा 60% बिना कुछ किए गोल कर सकता है, बट उसकी आंखें खुली हुई होनी चाहिए, और उसे इतना भरोसा होना चाहिए कि ऐसा होता है, तभी कर सकता है ऐसा। अदरवाइज वो अगर पहले से ही विल पावर ऐसा बना के आए कि अभी तक मैंने जितने भी काम किए उन सब में मेरा स्कोर ऐसा था, मेरा तो कभी अच्छा स्कोर नहीं आया, तो उसको तुम कुछ भी कैसा भी पेपर दोगे, दो का टेबल भी दोगे ना, तो वो इसी प्री कंसीव नोशन के साथ आएगा कि दो का टेबल थोड़ा ना पूछ लेगा, भले एग्जाम दो का टेबल पूछ रहा है, वो उसे नहीं करेगा। तो इट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि अभी इस टाइम पे आपको ये इस डायरेक्शन में जरूर सोचना चाहिए। और एग्जाम्स के दिन पेपर के बीच में बात नहीं करना है, किसी से बात नहीं करना है, पेरेंट्स से भी ये नहीं बताना है पेपर कैसा हुआ कैसा नहीं हुआ। और बस खाली थोड़ा आत्मचिंतन करो खुद के लिए कि तीनों सब्जेक्ट में रिलेटिवली कौन सा कम हुआ है, तो अगली बार अगले पेपर में उसको थोड़ा सा प्रियोरिटाइज कर सकते हो। और जेई पिछले कई सालों में अगर देखोगे तो कट ऑफ इसका 25 और 30% के बीच में होता है। इन वर्स्ट केस सिनारियो मेरे बच्चों के लिए नहीं है, अगर किसी और के लिए उसका मान लीजिए 20% से कम होता है ना, तो फिर उसे रंग दे बसंती करना चाहिए। मतलब ही और शी शुड ट्राई हिज लक, हर लक, कि जो भी गोले रंगना है आप रंग दो, तब छोड़ के नहीं आना चाहिए अगर 20% से भी कम है और वो किसी कैटेगरी में नहीं है। बाकी अगर 25-30% से ज्यादा होता है तो कभी भी तुक्के, एडुकेटिव गेस हो सकता है, बट अन ऐसे ही आंख बंद करके तुक्का नहीं मारना चाहिए। वो मतलब बॉर्डर लाइन पे भी हो तो भी आपके पास लाइफ में बहुत सारे चांसेस है। जैसे मैं ऐसे ही 2-3 बच्चों को जानता हूँ जिनको एकदम बॉर्डर लाइन पे मिला था, बट दे आर डूइंग अमेजिंग इन देयर कॉलेज। लाइक एक एग्जांपल था, वो एक लड़की थी जो बीच में आई भी थी, जानवी जानवी खोसला। हाँ तो सर। उसको बहुत बॉर्डर लाइन मिला था, कुछ 20,000 प्लस रैंक था, एकदम बॉर्डर लाइन ही था। सी वेंट टू IIT BHG, माइनिंग थी ना। माइनिंग में गई थी, उसने फर्स्ट सेमेस्टर में ही ब्रांच चेंज करके CS में आ गई। तो आई एम सेइंग ये उसके नीचे नहीं जाना चाहिए। देखो गेम यहीं खत्म नहीं होता, यहां से आपकी ग्लोरियस जर्नी स्टार्ट होती है। आप इसमें घबरा करके, लालच और डर से किसी भी चीज का पीछा मत करना। आपके मन में अगले 2 दिन ये लालच नहीं होना चाहिए कि मुझे ये मिल जाए मुझे वो मिल जाए, वो सोच गलती होगी। और डर कि नहीं मिला तो क्या होगा, इन दोनों से अगर आपने एग्जाम्स का पीछा किया तो आपके रिजल्ट आपके नहीं होंगे, वो करप्टेड रिजल्ट होंगे। उससे बचना होगा आपको। दोनों चीजें, लालच और डर। अगले एग्जाम में कुछ भी लिखने से पहले ये जो पीरियड है, इसमें अगर आपने अपने आप को एग्जाम्स के डर और रिजल्ट के इम्पैक्ट से बचा लिया, यू विल बी अ शानदार बंदा लाइफ में। तुमसे अच्छा स्टूडेंट बच्चा कोई हो ही नहीं सकता अगर अपने आप को खाली इतने से बचा ले। आपको एग्जाम्स और उसके पेपर्स के बारे में सोचना ही नहीं। परसों और कल, आज और कल दोनों दिन अगर रात को 10 बजे से पहले आप अपने आप को सुलाने में सफल हो गए, तो दुनिया में आप, दुनिया आपकी कदम चूमेगी, आई एम टेलिंग यू।
यहाँ पर कोई भी बंदा किसी भी तरीके से ये गलती ना करे कि उसे रात में जगना है या नींद नहीं आ रही है। ये कोई मैटर नहीं होना चाहिए। यू शुड टेक अ वेरी गुड स्लीप। बिकॉज अगर आप नहीं लोगे ना, आप कितने भी सुंदर और तगड़े बंदे होगे, आपकी इफिशियंसी का 25% जाने ही वाला है। यू विल बी नॉट एबल टू प्रेजेंट योर 100%। और ये पूरे जीवन भर मलाल रहेगा। तो इसलिए आज और कल अपने आप को 10 बजे सुला दो। ये दो तुम्हारी प्रिपरेशन का सबसे बढ़िया रिजल्ट होगा ये। और भगवान को थैंक यू बोलो। तुम लोग सच में लकी हो, इतने सुंदर पेरेंट मिले हैं। इंडिया में बहुत सारे बच्चे हैं, जो फैसिलिटीज आपको मिली है ये सभी बच्चों को नसीब नहीं होती है। तो तुम्हारी तो मेहनत है ही, लेकिन तुम्हारे इस मेहनत के लिए जिन्होंने बहुत मेहनत किया, जो पिक्चर में कभी दिखेगा नहीं, वो है तुम्हारे पेरेंट्स। आप आपको जो बहुत आसानी से मिल गया, ईमानदारी से बताऊं, ये सब बच्चों के नसीब में नहीं है। तो ये सही है कि हम पेरेंट्स हैं, हमें मान लेते हैं कि उनकी ड्यूटी है, उनको ऐसा करना होता है। बिल्कुल नहीं। ये आपका भी जेस्चर है कि आपको एक्नॉलेज करना होगा, कि उन्हें थैंक यू बोलना चाहिए कि उन्होंने सच में आपके लिए इतना बढ़िया जीवन दिया, और आपकी सारी जरूरतों के सामने वो खड़े रहे और उन्हें पूरा किया उसे अच्छे से। तो उनको थैंक यू बोलो, उनका आशीर्वाद लो। सच में इससे बहुत इम्पैक्ट होता है, बहुत फर्क पड़ेगा। करके देखो। और आई होप क्लियर है कि अगले 2 दिन का पिक्चर क्या होना चाहिए आपको, क्या नहीं करना चाहिए, मैंने आपको बता ही दिया है। और दैट्स इट आई थिंक। ये एक बहुत सुंदर आयाम है जहां पर आप अपने आप को अच्छे से प्रेजेंट कर सकते हो, जिसे आप लाइफ लॉन्ग प्राउड कर सकते हो। तो विशिंग यू ऑल द बेस्ट। फोड़ के आओ। मुझे तुम पर बहुत भरोसा है। और अगर तुमने इन सब चीजों को जो मैंने बताया इनको अच्छे से कोऑर्डिनेट किया, तो डेफिनेटली थिंग्स विल बी इन योर फेवर। नो डाउट। ओके। चलो, ऑल द बेस्ट फॉर योर एडवांस। एंड इसके बाद हम लोग फिर मिलते हैं और फिर प्लान करते हैं कि आगे क्या करना चाहिए।